नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? अभी मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ बताई थी बात, बट आई टोल्ड यू वन थिंग कि जैसे कि हमारे पास यस जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता था कि आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। उस जब मैग्नेट दो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या अभी तक अभी जो है वो टच हुए ही नहीं होते, अभी तो उन्होंने कांटेक्ट किया ही नहीं होता, बट स्टिल वो अपने एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा देते हैं। यानी मैग्नेट थोड़ा सा करीब आने ही लगते हैं, वो एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। यानी अगर सेम पोल वाले मैग्नेट है, नॉर्थ और नॉर्थ को मैं एक साइड पे लेके आ रही हूँ, तो दोनों करीब आने से पहले एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं या दूर फेंक देते हैं। अब वो क्यों होता था कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजों के ऊपर जैसे मैग्नेट है, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, एक फील्ड बनी हुई होती है। तो वो जो दो फील्ड से इंटरैक्ट करती है, उस फील्ड की वजह से वो एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, तो उस फील्ड की वजह से क्या होता है कि वो जो है आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है। ग्रेविटी का भी मैंने बताया था कि अर्थ के अराउंड एक फील्ड बन जाती है। ओके, बिस्मिल्लाह। सो हमारे पास हम लोग अब किसकी बात कर रहे थे? ग्रेविटेशन फील्ड की। तो इसी तरीके से जैसे कि दूसरी फोर्सेस अपने अराउंड फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि कोई ना कोई फील्ड का क्या मतलब होता है कि वो एरिया जहां वो चीज अपना असर पैदा कर रही है, जहां तक वो चीज अपना असर पैदा करी। अब दिस इज अर्थ, ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर है। ठीक है, ये क्या है? अर्थ का बिल्कुल सेंटर है। अब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो अर्थ क्या करता है, वो इतनी दूर तक उसकी फील्ड है। यानी ये जो सारा ये जो जी जी लिखे हुए ये सारी क्या है? फील्ड है किसकी? अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड है। यानी कि अर्थ से अगर थोड़ी हाइट तक भी चीज होती है, मतलब इतनी हाइट की अगर भी चीज है, तो उस पे भी ये जो फील्ड है वो अप्लाई होती है। इसका अगर मैं एग्जांपल इसको प्रूव करना चाहता हूँ, तो जब कोई क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन जो सिक्सर मारता है या सिक्स करता है, तो क्या होता है कि वो इतनी नीचे ही आती है, ऐसा ही है। एट द एंड क्या होता है कि वो आखिर में नीचे ही गिरती है। वरना अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाती ऊपर आसमान में जाके, तो फिर तो बॉडी को नीचे गिरना ही नहीं चाहिए था, उसको तो हवा में ही बॉल को रहना चाहिए था। बट ड्यू टू ग्रेविटी का असर इतना ऊपर तक होता है, इतनी हाइट तक होता है, तभी वो जो बॉल है वो वापस क्या हो गई? नीचे आ जाती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास, तो इस फील्ड को, जिस फील्ड में ग्रेविटी अपना असर डाल रही है, उस फील्ड को आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अच्छा। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि उस फील्ड कितनी ताकत है, कितनी ताकत से वो चीज किसी चीज को खींच रही है, तो वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है द रीजन अराउंड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपरेटिव is termed as force field, whereas the region around a massive object like sun, earth, etc., where gravitational force is operative is termed as gravitational field. अब वो कह रहे हैं जो नॉर्मल, जो एक दूसरे चीजों के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, वो तो नॉर्मल फोर्स कहलाती है, फोर्स फील्ड कहलाती है। लेकिन अगर बहुत कोई बड़ी ऑब्जेक्ट हो, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, इनकी जो फील्ड्स होती है ना, उसको फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ये तो अपने सेंटर की तरफ पुल करती है ना चीजों को, तो इनकी फील्ड को हम फिर क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यस इट डज, बट ऑन अ वेरी हाई डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पे भी कोई इस पे इतना असर नहीं पड़ता। वो जब बहुत ज्यादा हाई डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ तक भी जो जी की वैल्यू है वो जी ही रहती है। जब बहुत ज्यादा हाइट, एक्सट्रीम हाइट पे हम चले जाते हैं ना, तब जाके जी की वैल्यू वेरी करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा।
अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि उस फील्ड के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लग रही है, जिस फोर्स से, जिस ताकत से उसको खींचा जा रहा है, वो ताकत इज बेसिकली स्ट्रेंथ। ये तो आप लोग को लफ्ज से भी समझ में आ रहा हो कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, ताकत। ठीक है, फील्ड वो एरिया है जहां उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, और स्ट्रेंथ वो ताकत है जिस जो उस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उस पर जितनी ताकत लग रही है, जैसे ये बॉल्स हैं, इनके ऊपर इस वक्त जो ताकत लग रही होगी वो आपके पास क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, अच्छा, the value of g is equal to the magnitude of gravitational force exerted on the unit mass at the point, या मैथमेटिकली इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एग्जैक्ट वही चीज़ है। ऊपर हमने जैसे क्या किया था कि g इज इक्वल्स टू, अभी जो हमने वेट निकाला ईमान का, तो g इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, फोर्स अपॉन मास। जैसे F इज इक्वल्स टू ma होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब ये कौन सी एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो मैंने उसकी जगह a की जगह g लिख दिया। अगर मैंने अब g लिख दिया तो g निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि मैं m को जो है वो f के नीचे ले जाऊंगी, तो g इज इक्वल्स टू f अपॉन m हो गया। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ g दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बेसिकली एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि वी नो कि उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यानी इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g फॉर अर्थ इज शोन इन द फिगर सिंस फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब वो कह रहे हैं कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं, कि जैसे कि यू नो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एग्जैक्ट वही चीज है जो अभी ऊपर हुई है। ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होते हैं। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स निकालनी है, यानी कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितनी स्ट्रेंथ लगा रही है, तो उसके लिए एफ की जो एफ के साथ में क्या लगा दूंगी? स्मॉल जी, यानी ये मेरे पास उस फील्ड की फोर्स या फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई। और एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख दूंगी? स्मॉल जी लिख दूंगी। तो एफ अपॉन एम इज इक्वल टू जी, या जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम चीज बन जाती है मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है। ऐसा यूनिट जिसके क्या होते हैं? न्यूटन पर केजी। कैसे? न्यूटन इज कोर्स, मास इज केजी, तो न्यूटन पर केजी हो गया। इस तरीके से इसका यूनिट निकल आता है। और इट हैज द डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा इसकी डायरेक्शन या तो नीचे या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। Since the gravitational field strength and the acceleration due to gravity are equal in magnitude, the symbol g is used for both. Therefore, on Earth's surface, g is equal to 9.8 और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक ही बात उन्होंने दोबारा से की कि यहाँ पे हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज 9.8।
ये आप लोगों को याद करनी पड़ती है। अब इसका उन्होंने 2 यूनिट्स दिए कि या तो न्यूटन पर केजी लिख सकते हैं या आप सिंपल मीटर पर सेकंड। हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन का यूनिट याद है अगर कि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मैं इसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकती हूँ, तो मुझे कोई नया यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब ये डिफरेंट स्ट्रेंथ्स बताई हुई है, डिफरेंट जो है वो स्मॉल जी की वैल्यूज़ बताई हुई हैं, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई हुई है डिफरेंट प्लैनेट्स की। ठीक है? तो यहाँ पे देखें अर्थ की जो है वो 9.8 बताई हुई है, मरकरी 3.7, यानी इस ताकत से वो किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींच रहे होंगे। देखो इसमें सबसे ज़्यादा ताकत कौन लगा रहा होता है? 274। सबसे ज़्यादा ताकत किसके अंदर है? सन के अंदर है। इसी वजह से जो सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड स्टक हुए हुए हैं, सन के अराउंड जो है वो घूमते हैं, सन ने उन सबको क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। ठीक है? अच्छा, व्हाट एल्स? अच्छा, अब यहाँ इन्होंने बात की कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट सेम एवरीवेयर। इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज सेम टू वेरी मैक्सिमम एक्सटेंट, बट बहुत सारी जगहों पे इट इज नॉट सेम। मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हमें ऊपर कामीन ने बताया था, आई थिंक ये तहा ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हाइट पे जाके उसकी जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है या चेंज होती रहती है। ठीक है? तो वो मैंने वही बताया कि वो बहुत हाई लेवल पे जाके वो कम होना शुरू होती है। इसी तरीके से अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लोज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रही हूँ, अर्थ के सेंटर के करीब, यानी कि अगर मैं ज़मीन के अंदर जा रही हूँ, तब भी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाए। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप फील्ड के कोर की तरफ जा रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू द डायग्राम। जब भी आप किसी फील्ड के कोर की तरफ, अब यहाँ पे आपके पास 2 वो आ गई, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर। जब भी आप या तो जो है वो बहुत ऊपर जाओ या इसके बिल्कुल अंदर आने शुरू हो जाओ। ठीक है? यहाँ पे भी जो है वो ग्रेविटी कम होगी और यहाँ पे भी ग्रेविटी, ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कम हो। ये जो स्पेस है ना जहाँ पे इसकी फील्ड आ रही है, ये वाली एरिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे जी जो है वो कंप्लीट लगेगा। ठीक है? बाकी इससे नीचे अगर मैं जाऊँ या इससे ऊपर जाऊँ तो मेरे पास क्या होगी? वैल्यू डिक्रीज होगी हमेशा।